द्विप्रहरी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, यस, गुड आफ्टरनून जन्नत, शुभ द्विप्रहरी, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है और अगर मैं आप लोगों को सही से दिखाई दे रही हूँ, तो चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए विद्यार्थियों, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? अच्छा, देखिए अब शायद सही है। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग शुरू करते हैं। आरुष, में भी आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है और यहाँ पे थोड़ा लाइट रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम है, शायद इसलिए आपको थोड़ा हेजी लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तो पिछले दिन हम लोग भाषा विचार जो पाठ है उसको पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। मातृभाषा, बोली, सब कुछ समझाया था, है ना। इसके साथ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के धारा अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को 14 सितंबर 1949 से राजभाषा के रूप में अपनाया गया और विश्व में सबसे ज़्यादा संख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के तौर पर हिंदी को रखने के लिए विश्व में सबसे ज़्यादा संख्यक लोगों द्वारा हिंदी बोले जाने के कारण इसको जो है किस चीज़ का खिताब मिला है, इसलिए इसको विश्व की दूसरी भाषा होने का खिताब प्राप्त है। और इस वजह से प्रति वर्ष जो है 10 जनवरी को, कब, 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना विद्यार्थियों, ये बात ध्यान में रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं क्या होता है। और ये है विद्यार्थियों कि अब मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ध्वनि, ठीक है, मैंने अब आप लोगों से जो बात की वो एक ध्वनि में बात की, वो एक साउंड में मैंने बात किया। कैसे, मैं बताती हूँ आप लोगों को, ऐसे समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग करते हैं कि बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, फिर हम उसको सुनते हैं। बोलने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सुनते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज़ सेकेंड। एक्चुअली कुछ चीज़ें ना, उसके डेटाज जो होते हैं हम लोगों को हमेशा सही नहीं मिलते हैं, अप डाउन करते ही रहते हैं। तो हो सकता है कि ये भी उन्हीं डेटाज में से एक है। जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को राष्ट्रभाषा, राजभाषा के बारे में जो कन्फ्यूजन है उसको लेकर बताया, ये भी ऐसा ही है। इसमें भी डेटा लेकर शायद कन्फ्यूजन है, इसलिए कहीं 3 कहीं 2 दिया है। क्योंकि देखिए आप लोगों का ये जो किताब है ये हर साल एडिट होकर उसमें देखिएगा लिखा रहता है रिवाइज्ड एंड रीप्रिंटेड। रिवाइज्ड मतलब वो लोग दोबारा से देखते हैं फिर रीप्रिंट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वो लोग इस तथ्य को बदल देते,
लेकिन उन्होंने बदला नहीं है तथ्य को। तो हो सकता है कि मैक्सिमम जगह पर 2 नंबर लिखा है, कहीं कहीं पर 3 नंबर लिखा है, शायद इसलिए इसको रखा है। लेकिन चाहे 2 हो चाहे 3 हो, लेकिन हमारी हिंदी भाषा है तो टॉप 10 के अंदर ही ना, यही हमारे लिए खुशी की बात है। तो चलिए विद्यार्थियों, मैंने क्या बोला है यहाँ पे आप लोग देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए, बोलते हैं फिर हम लोग सुनते हैं। जब हम सुनते हैं, बोलते हैं तो उसको हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं हम लोग एक साउंड को सुनते हैं, है ना। ये साउंड का चिन्ह मैंने बनाया है। तो ये जो है बोलना, हम बोलते हैं और कोई एक सुनता है। भाषा का जो सबसे पहला रूप था, प्रथम रूप भाषा का क्या था? प्रथम रूप भाषा का था उसका मौखिक रूप। प्रथम रूप था भाषा का उसका मौखिक रूप, क्योंकि सबसे पहले भाषा को मुख से बोला गया। सबसे पहले भाषा को जो है मुख से बोला गया। फिर क्या हुआ विद्यार्थियों? मुख से बोले हुए भाषा को किसी ने कान से सुना। मुख से बोला गया, फिर उसको किसी जो है कान से सुना। फिर क्या मैंने बोला? बोला और सुना। अब बोलने पर सुना, क्या सुना? क्या सुना? साउंड को सुना, है ना। और उस साउंड को ही हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ध्वनि। तो क्या सुना? ध्वनि को सुना। बोलने वाले व्यक्ति की ध्वनि को सुनने वाले व्यक्ति ने अपने कानों से सुना। किसी ने मुख से बोला, दूसरे ने कान से सुना। किसको सुना? ध्वनि को सुना। तो सबसे पहले इसलिए मौखिक भाषा का प्रचलन था। लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे इस मौखिक भाषा की मात्रा इतनी बढ़ती गई कि लोग इसके रिकॉर्ड्स नहीं रख पा रहे थे। तो इसलिए उनको इस भाषा को लिखने की आवश्यकता पड़ी। तो जब इसको लिखने की आवश्यकता पड़ी, तब उन्होंने क्या किया? इन ध्वनियों के लिए क्या किए? कुछ ध्वनियों के लिए है क्या किए? कुछ चिन्हों का निर्धारण किया। इन ध्वनियों के लिए क्या बनाए? चिन्ह बनाए। ठीक है, ध्वनियों के चिन्ह निर्धारित किए गए। और ये जो ध्वनियों के चिन्ह हैं, यही जाके लिपि कहलाए। ठीक है, यही जाके लिपि कहलाए। ध्वनियों को चिन्हित किया गया, इनके सिंबल बनाए गए और उसी से हमारे लिपि या स्क्रिप्ट का निर्माण हुआ। समझ गए आप लोग विद्यार्थियों? क्या क्या हुआ? सबसे पहले बोला गया, फिर उसको सुना गया। क्या सुना गया? ध्वनि को सुना गया। अब ध्वनि इतनी ज़्यादा होती रही कि फिर डेटास भी बहुत ज़्यादा होते रहे। किसको सुने किसको ना सुने, और कोई कुछ बोल रहा है उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उसको लिख करके डेटा रखने की ज़रूरत है। तो उस डेटा को रखने के लिए उन ध्वनियों को चिन्हित किया गया और वो ध्वनि के चिन्ह ही लिपि कहलाए। ठीक है, अब इसके बाद जब हम लोग लिपि तक आ गए हैं, तब क्या होता है? विभिन्न प्रकार की लिपियों की बात होने लगती है कि गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, है ना, रोमन लिपि। तब लिपियों के भाग होते हैं, तब भाषा के भाग होते हैं, तब लिपि के भाग होते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी था ना कि लिपि का आखिर प्रयोग कहाँ से हुआ। बिल्कुल आरुष, सही कहा आप लोगों ने, है ना। तो सबसे पहले मानव ने बोलना शुरू किया और फिर लिखना शुरू किया। हाँ जन्नत, यही हुआ है सीक्वेंस। सबसे पहले इंसान ने भाषा को बोला, ध्वनि को बोला, ध्वनियों से शब्द फॉर्म हुए, शब्दों से वाक्य फॉर्म हुए, और फिर उन वाक्यों के मतलब समझने लगे। तब जाकर के भाषा का सार्थक प्रयोग होने लगा और उस सार्थक भाषा के चिन्हों को लिपि कहा गया और उस लिपि के सहारे ही वर्णमाला का निर्माण हुआ और ये पूरे राइटिंग का सिस्टम चालू हुआ। तो सबसे पहले मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा। तो किसी भी भाषा के उच्चरित ध्वनियों को
किसी भी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी भी भाषा की उच्चरित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। ठीक है, लिखने की विधि यानी लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आई एम गिविंग अ 1 minute or 2 minute gap in between. Please ask me whatever questions you have regarding this. कोई भी प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, पूछिए किसी को अगर कोई डाउट है तो। नहीं है? अरे रजत, वेलकम बैक टू द क्लास आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाउ आर यू? विधि, हाँ बेटा, विधि का मतलब है सृजन बेटा तरीका। ठीक है, विधि पैटर्न या तरीका, किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलिए, भाषा क्या बोला है शोमोजीत मैम, जो भाषा का एक और रन है, रूप बोलना चाह रहे थे ना, वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ बेटा। ओके रजत, भाषा का एक और रूप है, वो किस लिए यूज होता है। अच्छा, भाषा का एक और रूप यानी आप, मुझे लगता है सांकेतिक भाषा के बारे में पूछना चाह रहे हैं सौमुजित। तो बेटा, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम कभी भी लिखित रूप में देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो है व्याकरण सम्मत नहीं है। व्याकरण उसकी हम लोगों को जो है अनुमति नहीं देता है, क्योंकि उससे कभी कभी जटिलता आ जाती है, कभी कभी समझने में बाधा आ जाती है, इसलिए व्याकरण उसकी अनुमति नहीं देता है। ठीक है, इसलिए उसको आप लोग यहाँ उतना देख नहीं पाएंगे, लेकिन सांकेतिक रूप का प्रयोग जो होता है वो हम लोग अपने डेली लाइफ में हमेशा ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको दरवाजे पर आकर आपकी तरफ देखकर आपको ऐसे किया, तो आप समझ गए कि आपकी मम्मी आपको बुला रही है। तो भाषा का अभिप्रेत उद्देश्य तो वही है कि आपने जो कहना चाहा, दूसरे व्यक्ति ने उस चीज़ को समझा कि नहीं। यदि दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को समझकर उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो भाई भाषा का उद्देश्य तो वहाँ समाप्त होता है। लेकिन कभी कभी इसमें अराजकता हो जाती है। सांकेतिक भाषा में कभी कभी अराजकता की सृष्टि होती है, मीनिंग हम लोग सही से समझ नहीं पाते हैं, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, इसलिए व्याकरण इसकी अनुमति नहीं देता है। कैसे? जैसे कि आपकी मम्मी ने आके आपसे पूछा, बेटा तुम आइसक्रीम खाओगे, तुमने ऐसे ऐसे गर्दन दोनों तरफ हिला दिया, मम्मी समझ नहीं पाई, तुमने हाँ कहा है कि ना कहा है, मम्मी को लगा तुम नहीं खाओगे, तो मम्मी नहीं लाई तुम्हारे लिए। फिर तुम रोने लगे, जिद करने लगे, मम्मी आप आइसक्रीम क्यों नहीं लाई, मैंने तो आपसे हाँ कहा था। अब माँ कैसे समझेगी तुम ऐसे हाँ बोल रहे हो, लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं ना, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। सो at times it can create some sort of confusion, that's why it has been avoided. Okay, चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं विशेष पर। यहाँ पे लिखा है विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी, जर्मन, जापानी, रूसी, फ्रांसीसी, उर्दू आदि। तो ये जो भाषाएं बोली जाती हैं, ये भारत में भी अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं और उनकी अलग अलग लिपियां हैं, जिसको यहाँ पर जो है टैबुलेटेड फॉर्म में दिया गया है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसको देख ले, चाहे नहीं, चाहिए और देखिए भी। ठीक है, जैसे कि पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, संस्कृत की देवनागरी, तमिल की तमिल, तेलुगु की ब्राह्मी, इस प्रकार की लिपियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज़ कॉल्ड एज व्याकरण। आपके किताब का जो नाम है व्याकरण, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्याकरण। व्याकरण, ठीक है, ये व्याकरण क्या है? आप लोग बोलेंगे मुझे कि मैम हम लोग तो व्याकरण की ही किताब पढ़ रहे हैं, तो आप ये क्या पढ़ा रही हैं? तो विद्यार्थियों, मेरा कहना ये है कि हम लोग
एक लिटरेचर की किताब पढ़ते हैं, साथ साथ हमको एक व्याकरण की किताब को पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? वो इसलिए होती है विद्यार्थियों, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमको भाषा के सटीक प्रयोग के बारे में अवगत कराता है, जो हमको भाषा के सटीक प्रयोग के बारे में, कौन सा उसका सटीक प्रयोग है, कौन सा उसका मानक प्रयोग है, मानक को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड कौन सा उसका प्रयोग है, उसके बारे में हमको जो जानकारी देता है वही व्याकरण है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सपोज़ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ आज मैं व्याकरण की किताब नहीं पढ़ाऊँगा, तो आप बोलेंगे मैम आपने गलत बोला है। मैं बोलूँगी क्यों? आपको तो मेरा जवाब मिल गया है, आप तो समझ गए हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ, फिर भाषा का उद्देश्य तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैम, आप तो लड़की हैं, आप पढ़ाऊँगा नहीं बोल सकती हैं, आपको पढ़ाऊँगी बोलना है। फिर मैं बोलूँगी ऐसा कहाँ लिखा है कि लड़कियों को ये ईकारांत शब्द का प्रयोग करना है और लड़कों को आकारांत का शब्द का प्रयोग करना है। ईकारांत और आकारांत मैंने दो शब्द का प्रयोग किया। ईकारांत, ईकारांत मतलब क्या? ईकार से अंत होने वाला, ईकार मतलब ई की मात्रा से अंत होने वाला, आकारांत मतलब आ की मात्रा से अंत होने वाला। तो ई की मात्रा से अंत होने वाले शब्द होने से लड़की का प्रयोग, और आ की मात्रा से प्रयोग होने वाले शब्द यानी लड़कों का प्रयोग, ये कहाँ पर लिखा है? तब आप क्या करेंगे? आप व्याकरण की पुस्तक मेरे सामने लाएंगे और पेश करेंगे और बोलेंगे देखिए मैम व्याकरण में कहा गया है। तो फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगी भाई व्याकरण ये कौन सी बला है, इसमें जो लिखा है मुझे वही करना है। तो आप बोलोगे कि मैम व्याकरण ही तो वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, बोलने और लिखने की विधि हम सीखते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भाषा का शुद्ध प्रयोग करना है, उसका मानक प्रयोग, स्टैंडर्ड प्रयोग करना है जो हर जगह इस्तेमाल में आता है, वही उसका मानक प्रयोग है। और भाषा के मानकीकरण, शुद्धिकरण का ये कार्य व्याकरण में किया जाता है। तब मैं आपकी बात को मान लूँगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया? शास्त्र, शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ, ठीक है, शास्त्र का अर्थ होता है ग्रंथ या किताब, ठीक है, कैसी किताब? जिसमें रूल्स वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है। तो इससे, इस तरह से मैंने आपको इस सिचुएशन से क्या समझा दिया? व्याकरण का जो है मैंने आप लोगों को डेफिनिशन बता दिया। तो व्याकरण हमको मानकीकरण और शुद्धिकरण भाषा का जो है वो सिखाता है, ठीक है। अब व्याकरण के 4 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। क्या क्या भाग हैं? चलिए व्याकरण के भाग भी देख लेते हैं हम लोग। व्याकरण के हमारे 4 भाग हैं। वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, मैं बार बार विचार नहीं लिख रही हूँ, समय की बर्बादी होगी। शब्द विचार, उसके बाद पद विचार और फिर वाक्य विचार, ठीक है। तो ये हुए हमारे 4 व्याकरण के भाग: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये 4 जो चीज़ें हैं ये किस लिए काम में आती हैं विद्यार्थियों? सबसे पहले वर्ण बनते हैं, ध्वनियों का चिन्ह क्या होता है? वर्ण होता है। सबसे पहले वर्ण का प्रयोग हुआ, वर्ण से क्या बना? वर्ण से शब्द बना, शब्द से पद बना। पद क्या होता है? जब भी कुछ शब्द समूह जो है आपके वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उनको पद कहते हैं, लेकिन वो पूरे पद, पूरा वाक्य नहीं होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं PHRASE, phrase, a group of words which has a specific meaning, which has a certain meaning, but which is not a complete sentence. It will not give you a complete meaning, but it is definitely a part of a sentence. उसी को हिंदी में पद कहते हैं, जो कि हमको मतलब तो देते हैं लेकिन वो पूरा वाक्य नहीं होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे शब्द लिखा आम, तो मैंने यहाँ पर लिखा आम का
गया पद। अब इसको मैं वाक्य बना देती हूँ। यह आम का पेड़ मेरा है, तब यह वाक्य बन गया। इसीलिए व्याकरण के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द। शब्द जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्द हमारे वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद बन जाता है, और उससे जो कंप्लीट मीनिंग देने वाला एक चीज़ बनता है उसको सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो चलिए, यदि समझ गए हैं तो जल्दी जल्दी अटेंडेंस दे दीजिए। डाउट भी है तो बताते जाइए और अटेंडेंस भी देते जाइए, क्योंकि मेरा इसके बाद 7 का क्लास है, तो थोड़ा आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें। गिव मी योर अटेंडेंस। सृजन, शौमोजित, जन्नत, आरुष, रजत, लक्ष्य इज नॉट प्रेजेंट टुडे, नो? आदित्य, लक्ष्य। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों का अटेंडेंस भी कर दिया है। आज आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो उसको बच्चों क्लियर करने का वक्त मेरे पास आज नहीं है, समय हो गया है दूसरे क्लास का। तो अगले दिन जब हम लोग क्लास करेंगे तब आप लोग मुझे क्या करेंगे, अपना ये डाउट भी बता देंगे, और जो है हम लोग एक्सरसाइजेस भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे एक्सरसाइजेस भी होंगे और डाउट क्लियरेंस भी होंगे। टिल देन आप लोग पढ़ के रखिए, उसको देखिए, कहीं पर अगर कोई डाउट मिल रहा है और भी कोई डाउट मिल रहा है तो मुझे बताइए। फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम।